दोस्तों, आज की कहानी हमारे साथ फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक ट्रैक्टर ड्राइवर सलीम ने शेयर की है। तो इससे पहले कि हम कहानी की गहराई में उतरें, आप लोग लाइट्स बंद कर लें, हेडफोन लगा लें और अपनी हिफाजत के लिए एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ लें। ये बात 2019 के जून की तपती लंबी रातों में से एक रात की है। सलीम फैसलाबाद के नवाह में बसे एक छोटे से गांव का मेहनती और गैरतमंद नौजवान था, जिसके कंधों पर वक्त से पहले ही जिम्मेदारियों का भारी बोझ आन पड़ा था। अभी 2 साल ही हुए थे जब उसके वालिद, जो एक छोटे किसान थे, एक लंबी बीमारी के बाद अल्लाह को प्यारे हो गए थे। उसके बाद घर में वह, उसकी बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन जो अभी स्कूल में पढ़ती थी, रह गए थे। सलीम खुद भी पढ़ाई में बहुत तेज था और शहर के कॉलेज में पढ़ने की ख्वाब देखता था, लेकिन वालिद के जाने के बाद घर की कफालत की जिम्मेदारी ने उसके ख्वाबों पर एक मोटी चादर डाल दी थी। उसने तालीम को खैरबाद कहा और गांव के सबसे बड़े ज़मींदार चौधरी हाशिम के फॉर्म पर ट्रैक्टर ड्राइवर की नौकरी कर ली। वह एक समझदार और ईमानदार लड़का था। उसकी मेहनत की वजह से चौधरी हाशिम भी उसे बाकी मुलाजिमों से ज़्यादा अजीज़ रखता था। उस दिन भी सलीम सारा दिन छलछलाती धूप में ट्रैक्टर पर खेतों को हमवार करने के बाद थका हारा घर लौटा था। उसकी माँ ने उसे रोटी सालन दिया और वह सहन में बिछी चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगा। उसकी छोटी बहन पास बैठी उसे स्कूल की बातें सुना रही थी। वह अपनी उस छोटी सी दुनिया में मग्न था कि जेब में रखे फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर चौधरी हाशिम का नाम चमक रहा था। इतनी रात को मालिक का फ़ोन आना किसी गैर मामूली बात का पेश खेमा था। सलाम चौधरी साहब, सलीम ने फ़ोन उठाते हुए कहा। दूसरी तरफ से चौधरी साहब की परेशान आवाज़ आई। एक बहुत ज़रूरी और फौरी काम आन पड़ा है। जी हुक्म करें चौधरी साहब। सलीम, आज रात हमारी पानी की बारी है और नहर का पानी सिर्फ 2 बजे तक के लिए हमारी खाल वाटर चैनल में छोड़ा गया है। तुम्हें पता है अपनी गन्ने की फसल बिल्कुल सूखने के करीब है। अगर ये बारी निकल गई तो अगली बारी 10 दिन बाद आएगी और जून की इस तपिश में फसल जलकर तबाह हो जाएगी। सलीम ने जहन में हिसाब लगाया। जी चौधरी साहब, फिक्र न करें, मैं सुबह फज्र के वक्त ही पानी लगा दूंगा। नहीं सलीम, मसला यही तो है। चौधरी साहब की आवाज़ में बेचैनी बढ़ गई। सुबह तक पानी बंद हो जाएगा, तुम्हें अभी इसी वक्त जाना होगा। मसला यह भी है कि वह फसल फार्म के सबसे आखिरी कोने पर है, जहां नहर का पानी नहीं पहुंचता। तुम्हें वहां बरगद वाले पुराने ट्यूबवेल को चलाकर फसल को पानी देना होगा। वह इंजन पुराना है, उसे स्टार्ट करने के लिए ट्रैक्टर की पावर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ट्रैक्टर साथ ले जाना। डीजल और बाकी औजार भी ट्राली में रखवा दिए हैं, वह तुम्हें गेट पर मिल जाएंगे। बरगद वाला ट्यूबवेल, यह नाम सुनते ही सलीम के दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वह ट्यूबवेल और उसके पास खड़ा वह देवहिकल, सदियों पुराना बरगद का दरख्त, पूरे इलाके में एक अजीब सी शोहरत रखता था। वह फार्म का वह कोना था जहां दिन में भी जाते हुए लोग कतराते थे। फार्म का बूढ़ा चौकीदार बाबा दीन मोहम्मद, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी उसी फार्म पर गुजारी थी, अक्सर नौजवानों को उस जगह के करीब जाने से मना करता था और उससे जुड़ी अजीब व गरीब कहानियां सुनाता था। सलीम ने हिम्मत करके अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, चौधरी साहब, वह ट्यूबवेल तो शायद 10 साल से भी ज़्यादा अरसे से बंद पड़ा है और बाबा दीन मोहम्मद कहते हैं कि रात के वक्त वहाँ। चौधरी साहब ने उसकी बात काट दी। उनके लहजे में झुंझलाहट थी। ओ सलीम, तुम भी उन बुढ़ों की वहम भरी बातों में आ गए। अरे कुछ नहीं होता वहाँ, वह सब पुराने वक्तों की कहानियाँ हैं। बाबा दीन मोहम्मद का दिमाग उम्र के साथ कमज़ोर हो गया है। फसल का लाखों का नुकसान हो जाएगा, तुम्हें उसका अंदाज़ा है। तुम एक समझदार लड़के हो, इन तवाहुमात पर यकीन मत करो। तुम बस जाओ, जैसे ही फसल सैराब हो सीधा घर आ जाना। मैं तुम्हें इस काम का अलग से 5000 इनाम दूंगा। मालिक का हुक्म, लाखों के नुकसान का खौफ, इनाम का लालच और सबसे बढ़कर अपने घर की मजबूरियां। सलीम के पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। जी बेहतर चौधरी साहब, उसने थकी हुई आवाज़ में जवाब दिया। उसने अपनी माँ को बताया तो उसका चेहरा भी फिक्र से मुरझा गया। पुत्र, इस वक्त और वह भी उस जगह पर, उसने कहा। सलीम ने उन्हें चौधरी साहब की मजबूरी बताकर तसल्ली दी। आयतल कुर्सी पढ़कर खुद पर दम किया, माँ की दुआ ली और ट्रैक्टर की चाबी उठाकर निकल पड़ा। जब वह फार्म के बड़े गेट से अपना ट्रैक्टर निकाल रहा था तो उसकी मुलाकात बाबा दीन मोहम्मद से हुई, जो अपनी रात की ड्यूटी के लिए हाथ में एक पुरानी लालटेन और डंडा लिए आ रहे थे।
ओए पुत्तर, इस काली रात में किधर की तैयारी है? बाबा ने उसे ट्रैक्टर पर देखकर हैरत से पूछा। सलीम ने उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर बाबा दीन मोहम्मद का चेहरा फक हो गया, जैसे उन्होंने कोई बुरी खबर सुन ली हो। उन्होंने आगे बढ़कर सलीम का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। न जा पुत्तर, मेरी मान, न जा। वह जगह अच्छी नहीं, खास तौर पर आज जब चांद पूरा है और हर तरफ चुप छाई है। क्यों बाबा जी, ऐसा क्या है वहाँ? सलीम ने पूछा। हालांकि वह जवाब सुनने से डर रहा था। बाबा ने अपनी कांपती आवाज़ में राजदाराना अंदाज में कहना शुरू किया। कहते हैं बहुत साल पहले एक गरीब किसान का इकलौता जवान बेटा था। साजिद नाम था उसका। वह उसी ट्यूबवेल के पास काम करते हुए काले सांप के काटने से मर गया। बाप को जब खबर हुई तो वह पागल हो गया। उसे यकीन ही नहीं आया कि उसका सहारा छिन गया है। उसने अपने बेटे की लाश को कई दिन तक दफनाने नहीं दिया। आखिरकार गांव वालों ने ज़बरदस्ती दफनाया। उस गम में बाप बिल्कुल होश खो बैठा और एक रात उसने उसी बरगद के दरख्त से रस्सी बांधकर अपनी जान दे दी। कहते हैं उसकी रूह आज भी वहीं भटकती है। वह आज भी अपने बेटे साजिद को ढूंढता है। गर्म और चुप रातों में जब हर तरफ सन्नाटा हो तो उसकी आहें सुनाई देती हैं। कभी कभी तो वह अपने बेटे का नाम पुकारता है। मत जा पुत्र, वह जगह इंसानों के लिए नहीं है। सलीम बाबा की आंखों में हकीकी खौफ देख सकता था। उसका अपना दिल भी बुरी तरह धड़क रहा था। एक लम्हे के लिए उसने इरादा किया कि वह वापस चला जाए और चौधरी साहब को मना कर दे, लेकिन फिर उसे अपनी बीमार माँ का चेहरा और अपनी बहन की किताबों का ख्याल आया। 5,000 रुपये उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। बाबा जी, दुआ करना मेरे लिए, उसने हिम्मत जमा करके कहा। कुछ नहीं होगा, मालिक का हुक्म है और मजबूरी भी, जाना तो पड़ेगा। ये कहकर उसने ट्रैक्टर आगे बढ़ा दिया। बाबा दीन मोहम्मद उसे अफसोस और बेबसी से तब तक देखते रहे जब तक ट्रैक्टर धूल उड़ाता हुआ अंधेरे में गुम नहीं हो गया। सलीम नहीं जानता था कि कौन सी मुसीबत, कौन सी नहुसत उस बरगद के घने तारीख साए में बाजू फैलाए उसका इंतज़ार कर रही है। फार्म के कच्चे नाहमवार रास्तों पर ट्रैक्टर हिचकोले खाता हुआ आगे बढ़ रहा था। गांव की रोशनियां बहुत पीछे रह गई थीं। 14वीं का चांद आसमान पर पूरी आबोताब से चमक रहा था, लेकिन रास्ते के दोनों तरफ खड़ी गन्ने की ऊंची फसलों के साए सड़क पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे किसी ने स्याह रंग के लंबे लंबे ब्रश फेर दिए हों। हर थोड़ी देर बाद ट्रैक्टर की हेडलाइट्स में कोई जानवर, कोई गीदड़ या लोमड़ी चमकती आंखों से घूरता और फिर तेजी से फसलों में गायब हो जाता। सलीम के जहन में बाबा दीन मोहम्मद की बातें एक टूटी हुई टेप की तरह बार बार घूम रही थीं। वह आज भी अपने बेटे साजिद को ढूंढता है। उसने जोर से अपने सर को झटका, जैसे वह उन ख्यालात को बाहर निकाल देना चाहता हो। सब वहम है, उसने खुद से कहा। चौधरी साहब ठीक कहते हैं, ये सब पुरानी कहानियां हैं। तकरीबन 20-25 मिनट के अजियतनाक सफ़र के बाद जब फसलों का सिलसिला ख़त्म हुआ तो वह खुली जगह आ गई। सामने कुछ फासले पर वह देव कामद बरगद का दरख्त एक हैबतनाक देव की तरह खड़ा था। उसकी शाखें और जड़ें ज़मीन पर दूर दूर तक किसी अजदहे की तरह फैली हुई थीं। चांद की रोशनी उसके घने पत्तों से छनकर ज़मीन पर अजीब व गरीब शक्लें बना रही थीं। दरख्त के साए में ट्यूबवेल का पुराना बोसीदा सा कमरा एक कब्र की तरह लग रहा था। हर तरफ एक नाकाबिले बयान गहरी और भारी खामोशी थी, यहाँ तक कि हवा भी जैसे रुकी हुई थी। सलीम का दिल धड़कना भूल गया था। उसने हिम्मत की, बुलंद आवाज़ में आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू किया और ट्रैक्टर को दरख्त से कुछ फासले पर रोका। हेडलाइट्स की रोशनी सीधी ट्यूबवेल के कमरे पर पड़ रही थी। वह ट्रैक्टर से उतरा। उसके कदम मन भर के हो रहे थे। कमरे के दरवाजे पर एक मोटा झंगालू ताला पड़ा था। उसने साथ लाए हथौड़े की मदद से चंद जोरदार जरबों में ताला तोड़ दिया। दरवाज़ा एक दिल खराश चरचराहट के साथ खुला, जैसे कोई तकलीफ से कर रहा हो। अंदर से धूल, मिट्टी और गलने सड़ने की एक अजीब सी बू का भभका आया। कमरे के अंदर हर चीज़ पर इंचों मोटी धूल और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। एक कोने में पुराना डीजल इंजन पड़ा था। सलीम ने अपने रूमाल से मुंह ढांपा और काम में लग गया। उसने बड़ी मुश्किल से इंजन को साफ किया, उसमें डीजल डाला और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। इंजन बहुत पुराना और जाम हो चुका था। वह बार बार ट्रैक्टर की मदद से उसे घुमाता। उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबोर हो गया, मगर इंजन टस से मस न हुआ। वह थक कर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। एक लम्हे को उसके दिल में ख्याल आया
कि वापस चला जाए और चौधरी साहब को कह दे कि इंजन खराब है। लेकिन फिर उसकी गैरत ने गवारा न किया। उसने आखिरी बार पूरी ताकत जमा की, या अली का नारा लगाया और ट्रैक्टर से पावर देकर इंजन को झटके से घुमाया। इस बार इंजन एक जोरदार धमाके और काले धुएं के बादल के साथ स्टार्ट हो गया। उसकी गड़गड़ाहट ने उस मुर्दा खामोशी को चीर कर रख दिया। सलीम के दिल को कुछ तसल्ली हुई। उसने जल्दी से पानी का पाइप खेत की तरफ किया और पानी तेज धार की सूरत में बहने लगा। उसने अंदाज़ा लगाया कि पूरे खेत को सैराब होने में कम अज कम 2 घंटे लगेंगे। वह वापस आकर अपने ट्रैक्टर की आरामदेह सीट पर बैठ गया। उसने सोचा कि 2 घंटे यहाँ अकेले गुजारना मुश्किल हो जाएगा। उसने जेब से अपना पुराना मोबाइल निकाला और गाने लगा लिए। वक्त आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगा। रात के करीब 1:30 बज चुके थे। चांद अब ऐन सर पर आ चुका था। बरगद के दरख्त का साया अब बिल्कुल उसके नीचे सिमट गया था। सलीम ऊँघने लगा था। अचानक ट्यूबवेल का इंजन, जो इतनी देर से एक ही रफ्तार से चल रहा था, खांसने लगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब खरखराहट पैदा हुई, खड़ खड़, और फिर एक आखिरी हिचकी लेकर वह बंद हो गया। इंजन के बंद होते ही एक बार फिर वही कब्रिस्तान जैसी खामोशी छा गई। अब ये खामोशी पहले से कहीं ज़्यादा गहरी, भारी और खौफनाक लग रही थी। उसी वक्त सलीम के मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई और गाने बंद हो गए। अब वह इस कायनात में बिल्कुल अकेला था। उसने ट्रैक्टर से उतरकर इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर वह ऐसे जाम हुआ जैसे किसी ने उसे अंदर से पकड़ लिया हो। वह बेबसी और गुस्से से इंजन को घूर रहा था कि उसे दूर से गीदड़ों के रोने की आवाज़ें आने लगीं, लेकिन ये मामूल की आवाज़ें नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानवर दर्द और शदीद खौफ से चीख रहे हों, और फिर जैसे किसी ने कोई बटन दबा दिया हो। वह सारी आवाज़ें एक साथ बंद हो गईं। फिर उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, एक बहुत ही धीमी मासूम सी आवाज़, एक बच्चे के सिसकने की आवाज़, जो बरगद के दरख्त की घनी शाखों की तरफ से आ रही थी। सलीम के रोंगटे खड़े हो गए। उस वीराने में आधी रात को एक बच्चा, उसे लगा शायद कोई मुसाफिर अपने बच्चे के साथ भटक गया हो। उसने अपने ट्रैक्टर की हेडलाइट्स को सीधा बरगद के दरख्त की तरफ कर दिया। रोशनी में उसे दरख्त के मोटे तने के पास जमीन पर एक बच्चे का धुंधला सा साया नजर आया, जो घुटनों में सर्दी बैठा रो रहा था। कौन है वहां? सलीम ने हिम्मत करके आवाज दी। जवाब में सिर्फ सिसकियों की आवाज आई। हमदर्दी और तजस्सुस के मारे सलीम ट्रैक्टर से उतरा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। डरो नहीं बेटा, मैं हूं। क्या हुआ तुम्हें? रास्ता भटक गए हो? जैसे जैसे वह करीब जा रहा था, बच्चे के रोने की आवाज़ बदलने लगी। वह मासूम सिसकियाँ अब एक अजीब, गले में फंसी हुई हैवानी खर खर की आवाज़ में तब्दील हो रही थी। सलीम के कदम वहीं रुक गए। उसे शदीद खतरे का एहसास हुआ। उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और कांपते हाथों से उस साए पर रोशनी डाली। जो मंजर उसने देखा, उसकी चीख उसके हल्क में ही घुट कर रह गई। वह कोई बच्चा नहीं था। वह गीली मिट्टी, सूखे पत्तों और दरख्त की बारीक जड़ों से बना एक छोटा सा बदशक्ल इंसानी वजूद था, जिसकी आंखों की जगह 2 गहरे स्याह सुराख थे, और वह अपना बेढंगा सा सर एक तरफ झुकाकर वही खौफनाक हैवानी आवाज़ निकाल रहा था। सलीम दहशत के मारे पत्थर का हो गया। वह पीछे हटने के लिए पलटा ही था कि उसकी नज़र ऊपर दरख्त की तरफ गई। दरख्त की एक बहुत मोटी और लंबी शाख से एक आदमी की लाश लटकी हुई थी। उसने पुराने बोसीदा किसानों वाले कपड़े पहने हुए थे। वह हवा में बहुत आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब लय में झूल रही थी, हालांकि हवा का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। उसका सर एक तरफ को बेढंगे अंदाज में झुका हुआ था। वक्त जैसे थम गया था। सलीम की आंखें खौफ से फटी हुई थीं और सांस सीने में अटकी हुई थी। वह उस नाकाबिल यकीन और भयानक मंजर को देख रहा था। नीचे ज़मीन पर मिट्टी और जड़ों से बना वह बदहैयत वजूद उसकी तरफ रेंग रहा था, और ऊपर शाख से वह लाश एक पेंडुलम की तरह झूल रही थी। सलीम का दिमाग माउफ हो चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह जाग रहा है और कोई डरावना ख्वाब देख रहा है। उसके कदम जैसे किसी ने ज़मीन में गाड़ दिए थे। अचानक उस लटकती हुई लाश का सर बहुत आहिस्ता आहिस्ता एक चरचराहट के साथ सीधा हुआ। उसका चेहरा सूझा हुआ और नीला पड़ चुका था, और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 खाली स्याह गड्ढे थे। लेकिन सलीम को अपनी रूह की गहराइयों तक यह महसूस हुआ कि वह उसे ही देख रहा है। उन खाली गड्ढों में सदियों की तकलीफ,
दुख और एक न खत्म होने वाली तलाश का क्रब था। यह मंजर देखते ही सलीम के जिस्म में जैसे किसी ने गरम सीसा पिघलाकर डाल दिया हो। उसके अंदर जमी हुई दहशत एक चीख की सूरत में बाहर निकली और वह खौफजदा होकर पलटा और अपने ट्रैक्टर की तरफ भागा। उसके पीछे उस मिट्टी के वजूद के ज़मीन पर घिसटने की आवाज़ तेज़ हो गई थी और बरगद के दरख्त से एक ठंडी उदास सरगोशी उभरी जो हवा में फैल गई। सलीम दीवाना वार ट्रैक्टर पर चढ़ा। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने चाबी लगाई और उसे घुमाया। एक बार, दो बार इंजन सिर्फ खर्र खर्र की आवाज़ निकालकर खामोश हो जाता। हर नाकाम कोशिश के साथ उसकी चीखें और बुलंद हो रही थीं। या अल्लाह मदद, या अल्लाह मुझे यहाँ से निकाल ले। उसे अपने पीछे ट्रैक्टर की ट्रॉली पर किसी के चढ़ने की खड़खड़ाहट सुनाई दी। उसने साइड वाले शीशे में देखने की हिम्मत नहीं की। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ रख दिया है। उसने आंखें बंद कर लीं और अपनी पूरी ताकत और यकीन के साथ आखिरी बार चाबी घुमाई। गड़ 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 एक जोरदार धमाका खेज आवाज़ के साथ ट्रैक्टर का इंजन स्टार्ट हो गया। यह आवाज़ सलीम के लिए किसी फरिश्ते की पुकार से कम नहीं थी। उसने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। उसने ट्रैक्टर को टॉप गियर में डाला और एक्सेलरेटर पर अपना पूरा वजन डाल दिया। ट्रैक्टर एक झटके से आगे बढ़ा और पूरी रफ्तार से भागने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखने की जुर्रत तक नहीं की। यह भी परवाह न की कि ट्यूबवेल का सामान और पानी का पाइप सब कुछ वहीं रह गया है। वह बस इस जहन्नुम से, उस बरगद के साए से, उस उदास पुकार से दूर भागना चाहता था। वह रोता हुआ बुलंद आवाज़ में कलमा और आयतुल कुर्सी का विर्द करता हुआ ट्रैक्टर भगाता रहा। उसे बार बार ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके पीछे ट्रॉली में बैठा सिसकियां ले रहा है। एक बार जब उसने हिम्मत करके साइड वाले शीशे में देखा तो उसे एक लम्हे के लिए पिछली सीट पर एक धुंधला सा साया नजर आया और फिर गायब हो गया। आखिरकार जब उसे दूर फॉर्म के गेट पर लगी रोशनी नजर आई तो उसकी जान में जान आई। वह सीधा चौधरी साहब की हवेली के सामने पहुंचा, ट्रैक्टर को वहीं छोड़ा और नीचे उतरते ही बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो वह अपने घर की चारपाई पर लेटा था। उसका पूरा जिस्म आग की तरह तप रहा था। उसकी माँ उसके सर पर गीली पट्टियाँ रख रही थी। गांव का हकीम उसकी नब्ज देखकर उसकी माँ को बता रहा था कि उसे किसी चीज़ ने बुरी तरह डराया है। उस पर शदीद वहशत तारी हुई है। सलीम 3 दिन तक तेज बुखार में बेसुध पड़ा रहा। बुखार की हालत में वह बार बार चीखता, वह आ रहा है, मुझे पकड़ लेगा, साजिद। उसकी माँ और बहन उसकी हालत देखकर रोती रहती। चौथे दिन जब सलीम को कुछ होश आया और उसका बुखार उतरा तो चौधरी हाशिम उससे मिलने आए। वह ट्यूबवेल का सामान छोड़ आने और फसल को अधूरा छोड़ने पर बहुत गुस्से में थे। क्या ड्रामा लगाया हुआ है तुमने सलीम? वह उसे देखते ही गरजे। मैं खुद सुबह वहाँ गया था, वहाँ कुछ भी नहीं था। ट्यूबवेल का इंजन भी ठीक ठाक चल रहा था। तुम जैसे वहमी और डरपोक लोगों की वजह से ही काम का नुकसान होता है। काम से बचने के लिए ये नया बहाना ढूंढा है तुमने। सलीम ने कांपती आवाज़ में उन्हें रात की सारी रुदात सुनाने की कोशिश की, मगर चौधरी साहब ने उसे झूठा, कामचोर और ड्रामेबाज कहकर बहुत बातें सुनाई और कहा कि अगर काम नहीं करना तो हिसाब करके फारिग हो जाओ। लेकिन जब शाम को बाबा दीन मोहम्मद उसकी खैरियत पूछने आए तो उन्होंने सलीम की पूरी बात बहुत गौर और हमदर्दी से सुनी। जब सलीम ने चुप किया तो बाबा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने ठंडी आह भरी और सलीम के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, मैंने तुझे मना किया था। वो बाप आज भी अपने बेटे को ढूंढता है और जब उसका दुख और तन्हाई हद से बढ़ जाती है तो वो उसी ज़मीन की गीली मिट्टी से अपने बेटे का वजूद बनाने की कोशिश करता है, उसे पुकारता है। तूने उसे उस हाल में देख लिया। तू बहुत किस्मत वाला है पुत्र, जो जिंदा और होशो हवास में वापस आ गया। इस वाक़े ने सलीम पर बहुत गहरा असर छोड़ा। उसने वो नौकरी छोड़ दी। उसे कई महीनों तक रातों को वही खौफनाक ख्वाब आते रहे। वो रात को अकेले सोने से डरने लगा। वो आज भी ट्रैक्टर चलाता है, मगर उसने कसम खा ली है कि वो मगरिब के बाद कभी किसी खेत या वीरान जगह पर काम नहीं करेगा। सलीम की ये कहानी हमें बताती है कि दुनिया में कुछ जगहें, कुछ दुख और कुछ राज ऐसे होते हैं जिनसे दूर रहना ही इंसान के हक में बेहतर है। बुजुर्गों की बातें हमेशा वहम या कहानियाँ नहीं होती। उनके पीछे अक्सर ऐसी थल्क और नाकाबिले यकीन हकीकतें छुपी होती हैं
जिनका सामना करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती।